Hello everyone, this is Dr. Sandhya Sahitya. I hope all of you are doing well. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो आ गए थे, अब इन लॉज को प्रूव करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, ये प्रूव कौन करेगा? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी इन लॉज को प्रूव करने के लिए। तो हम आज का टॉपिक है उन्हीं साइंटिस्ट और थ्योरीज के बारे में। सबसे पहली जो थ्योरी आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो दी थी जॉन डाल्टन ने इन ईयर 1808 में। डाल्टन्स ने 9 पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। अब हम एक एक पोस्टुलेट को समझेंगे, उनका मतलब क्या था। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या बोला था डाल्टन ने? दैट ऑल मैटर whether element or compound or mixture is made up of small particles। मतलब जितना भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो मिक्सचर है, वो किसका बना है? वो एटम्स का बना है। एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, राइट? कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सचर यानी वाटर प्लस शुगर। हम किसी की भी बात करें, सबका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एटम है। हाइड्रोजन इज एलिमेंट, 2 एटम से बना है, H प्लस H, जो कि हाइड्रोजन बनाता है। तो बेसिक क्या है? H विच इज एटम। कंपाउंड में बेसिक क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या है? एटम, राइट? मिक्सचर में क्या है? वाटर और शुगर। तो वाटर में भी क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिक चीज क्या है इसमें? H या O। ये सब क्या है? ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिसको हम लोगों ने एटम भी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम एक एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, राइट? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या सोडियम, किसी की भी बात करें, जो उनके एटम्स होंगे वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे। मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें जितने भी H होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, उनका मास आइडेंटिकल होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। यही बोलता है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मास। क्या मतलब हुआ? अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और हम ऑक्सीजन की बात करें, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इनके जो एटम्स होंगे, मतलब H और O, इनकी एटॉमिक मास, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। ये बोलता है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मतलब क्या हुआ? अगर एलिमेंट्स को हम जोड़ दें तो एक कंपाउंड बनेगा, यानी H प्लस H क्या बना देगा? मॉलिक्यूल विच इज H2। ये था सेम एलिमेंट। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या बना दिया? कंपाउंड। मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट यानी H प्लस H एक मॉलिक्यूल बना सकता है, जैसे H2, और डिफरेंट एलिमेंट यानी कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलके एक कंपाउंड बना सकते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड दे डू इन द सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब क्या है? एटम्स एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होके ही एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे वाटर, H2O, इनका रेशियो क्या है बाय मास? अगर हम बाय एटम्स बात करें तो 2:1। तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। 2:1, 1:2, 1:3, 1:4, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ये जब सिंपल होल नंबर रेशियो में बनाएंगे तभी एक कंपाउंड या एलिमेंट या मॉलिक्यूल बनेगा, राइट? नेक्स्ट क्या है? एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट may combine in different ratio to form more than one compound। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम सेम एलिमेंट को डिफरेंट रेशियोज में लें तो डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बात करते हैं 2 एटम्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में अगर हम 1:1 रेशियो में लें, यानी कार्बन का एक और ऑक्सीजन का एक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है? अब हम सेम ही एलिमेंट यानी कार्बन और ऑक्सीजन को अगर डिफरेंट रेशियोज में लें, यानी 1:2 में, यानी CO2, ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज डिफरेंट कंपाउंड। तो अगर हम कार्बन एंड ऑक्सीजन को 1:1 रेशियो में लेते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। अगर हम इसको 1:2 के रेशियो में लेते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है।
मतलब सेम एलिमेंट्स को अगर डिफरेंट रेशियोज में लिया जाए तो हमको डिफरेंट कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। ये था हमारा 6th पॉइंट। 7th पॉइंट बोलता है द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम इन गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। मतलब क्या हुआ, जैसे हम वाटर की बात करें H2O, अगर हमको पानी चाहिए, हमको ये रेशो जो है हमेशा फिक्स चाहिए 2:1, H शुड बी 2, ऑक्सीजन शुड बी 1। अगर मैं कहूँ मुझे 3:1 में पानी बनाना है, मैं नहीं बना सकती। 4:1 में बनाना है, मैं नहीं बना सकती। ये रेशो हमको फिक्स चाहिए, 2:1 शुड बी फिक्स, तभी हमको सेम कंपाउंड मिलेगा, मतलब पानी मिलेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स प्लेस इन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर हम वाटर की बात करते हैं H2O, तो सबसे छोटा पार्टिकल का क्या होगा, H या O, तो एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये सारे पॉइंट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, जो उन्होंने 9 पॉइंट्स दिए थे। इनका ये पॉइंट देने का मतलब था हमको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रूव करना था, राइट। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे प्रूव होते हैं, कौन से पॉइंट से प्रूव होते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये पॉइंट हमको यहाँ से मिलता है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब आपका जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमको एक कंपाउंड मिलेगा। ये पॉइंट कौन सा है, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। जो हमने वाटर की बात की थी कि 2:1 के रेशियो में मिलेगा, तभी हमको ये एक कंपाउंड मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रूव करते हैं। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम इन द गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, व्हिच इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उस टाइम पे सबसे पहली थ्योरी थी ये, तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस और बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। अब हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो इसके पोस्टुलेट्स के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या थे, इस सबको एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे कि आज के हिसाब से क्या ये पॉइंट सही है या क्या ये पॉइंट अभी तक वैलिड है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, ऑल मैटर एलिमेंट और कंपाउंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, ठीक है, वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब जो सेम एलिमेंट के एटम्स हमेशा ही आइडेंटिकल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास और प्रॉपर्टीज। क्या ये पॉइंट ठीक है? मतलब क्या है इसका, जैसे कि मैंने समझाया था, अगर हम H2 की बात करते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन्स हैं यानी वो हमेशा सेम होंगे, ये H एटम हमेशा ही सेम होगा H2 में। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इसी के लिए एक टर्म आया था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप का डेफिनेशन क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन ही, बट इनके मासेस डिफरेंट हैं, जिसको हम आज H1, H2 और H3 से भी जानते हैं। H1 को बोलते हैं प्रोटियम, H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, H3 को बोलते हैं ट्राइट्रियम। मतलब क्या है? ये है तो हाइड्रोजन बट इनके मासेस डिफरेंट हैं, तभी इनको आइसोटोप्स बोला गया है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। इसका मास 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आइडेंटिकल मासेस और प्रॉपर्टीज में ये सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका मास डिफरेंट हुआ, तो मास डिफरेंट हुआ, ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टीज इनकी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी, तो ये पॉइंट इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मास। क्या बोला था? अगर कोई डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट होंगे। क्या ये पॉइंट सही था? नहीं। इसके लिए भी एक टर्म आया विच इज आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मासेस। यानी कैल्शियम, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, कैल्शियम एंड पोटेशियम।
ठीक है, दोनों का ही मास कितना है 40, कैल्शियम का मास भी 40 है, पोटेशियम का मास भी 40 है, दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, कैल्शियम इज अ डिफरेंट एटम, पोटेशियम इज डिफरेंट एटम, बट उनका मास कितना है, क्या है, सेम है 40। नेक्स्ट पॉइंट है when atom of different element combine together to form compound they do in simple whole number ratio। मतलब जब भी एटम कंबाइन होंगे एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। क्या ये पॉइंट सही है? होल नंबर रेशियो ये तो ठीक है, बट ये हमेशा सिंपल ही होगा, क्या ये ज़रूरी है? नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है, C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है? शुगर का। क्या रेशियो है? 12:22:11। ये होल नंबर तो है, बट क्या ये सिंपल रेशियो है? नहीं, तो ये पॉइंट भी इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन। मतलब एटम इज इनडिविजिबल, जो हम पहले भी पढ़े थे, और क्वेश्चन मार्क था क्या एटम इनडिविजिबल है, क्या एटम सबसे छोटा पार्टिकल है? नहीं, हमको पता है हम एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, किस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमें स्ट्रक्चर पता है, न्यूक्लियस, उसके अराउंड शेल्स जिसमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एटम को ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में। इसीलिए एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, और उनके करस्पॉन्डिंग क्या लिमिटेशंस थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो ये जो टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पज। तो हमने पढ़ी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पोस्टुलेट्स और इसके लिमिटेशंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसको पढ़िए, याद करिए और रिवाइज करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द साइंसोलॉजी। थैंक यू।